दृष्टि आईएएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सरगम कौशल, ऑप्शन बी सिनी शेट्टी, ऑप्शन सी हरनाज कौर सिंधु या ऑप्शन डी आर बोनी गैब्रियल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये मिस यूए का खिताब भी जीत चुकी हैं। गौरतलब है कि 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल और सेकंड रनर अप डोमिनियन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज रहीं। इसके अलावा शीर्ष 16 में जगह बनाने वाली भारत की दिविता राय इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। बता दें कि भारत की हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया अथवा फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था, जबकि सरगम कौशल ने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था। अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी चाल या फिर ऑप्शन बी तारत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि स्रोत के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। साथ ही ये कानों की ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है। प्रबलता को डेसिबल यानी डीबी मात्रक में व्यक्त किया जाता है। 80 डीबी से अधिक प्रबल शोर मानव शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। किसी ध्वनि का तारत्व यानी पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अधिक तारत्व की ध्वनि पतली जबकि कम तारत्व की ध्वनि मोटी होती है। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी NCSM का गठन कब हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1975, 1986, 1978 या फिर 1992। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बीते दिनों राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सहयोग से एक एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा एस्ट्रो वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी, एस्ट्रो फोटोग्राफी जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल रहीं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बारे में बात करें तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन 4 अप्रैल 1978 को किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये दुनिया में विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। ये पूरे भारत में लगभग 25 विज्ञान केंद्रों या संग्रहालयों का संचालन करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में मौजूद है और वर्तमान में इसके महानिदेशक AD चौधरी हैं। तो ये तो बात हुई राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की। अब अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है का नारा दिया था। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान जब चरणपंथी सामने आए, उन्होंने लोगों से सरकार, न्यायालय और सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों में सहयोग से इनकार करने के लिए कहा। जिस प्रकार अरबिंदो घोष ने इस कार्यक्रम के दौरान अपना विचार रखा वह इस प्रकार था। कोई भी ऐसा काम जो कि ब्रिटिश सरकार के कारोबार को देश के शोषण या इसके प्रशासन में मदद करेगा को करने के लिए तब तक संगठित होकर इनकार कीजिए जब तक वे लोगों द्वारा मांग की गई वर्तमान शर्तों के अनुसार परिस्थितियां परिवर्तित न करें। इस दौरान ही अरबिंदो घोष ने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है ये नारा दिया था। अतः ऑप्शन ए सही हो जाता है। इस प्रकार चरमपंथियों ने भारत की स्वतंत्रता के विचार को भारत की राजनीति में प्रमुख स्थान दिया। हमारा अगला सवाल है कि केन्या की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दक्षिण सूडान, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी रवांडा या फिर ऑप्शन डी तंजानिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों केन्या और तंजानिया के दौरे पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। केन्या की बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका में मौजूद एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। ये अपने सुंदर परिदृश्य और विशाल वन्य जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये भूमध्य रेखा द्वारा क्षैतिज रूप से विभाजित है। इसकी सीमाएं लगती हैं
उत्तर में दक्षिण सूडान और इथोपिया से, पूर्व में सोमालिया और हिंद महासागर से, दक्षिण में तंजानिया से और पश्चिम में विक्टोरिया झील और युगांडा से। अतः ऑप्शन सी सही हो जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 सी या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पंचायती राज संस्थान यानी PRI भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। साथ ही उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य भी सौंपा गया है। अनुच्छेद 243 डी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः ऑप्शन डी सही हो जाता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी अल्प रोजगार, ऑप्शन डी गैर मौद्रीकृत उपभोग या फिर ऑप्शन डी बचत का निम्न स्तर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है, या उत्पाद प्रक्रिया में लगे हुए संसाधनों से प्राप्त आय का योग भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। इसके अलावा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग भी राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय किसी देश की उत्पादन क्रियाओं की माप होती है। इसे मापने की अलग अलग विधियां मौजूद हैं, जैसे उत्पादन विधि, आय विधि या फिर व्यय विधि। राष्ट्रीय आय को मापने में कई कठिनाइयां या समस्याएं होती हैं, जैसे गैर मौद्रीकृत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, आंकड़ों का अभाव, दोहरी गणना आदि। गैर मौद्रीकृत खपत में लेन देन में पैसे का उपभोग नहीं किया जाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय विभिन्न गैर बाजार और घरेलू गतिविधियों जैसे माताओं द्वारा बच्चे की देखभाल को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी EBG को ऑनलाइन किया है। हमारे ऑप्शन हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में SBI ने बैंक गारंटी सुविधा लॉन्च की है, अतः ऑप्शन ए सही है। इसे गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी NESL के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। ये सुविधा बैंकिंग पारिस्थितिक तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जहां बैंक गारंटी का अक्सर बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में बैंक इन गारंटियों को भौतिक मुद्रांकन और हस्ताक्षरों के साथ जारी करता है। इसके आगमन के साथ ये कार्य स्टाम्प और साइन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। बैंक गारंटी एक उधार देने वाले संगठन की एक तरह की गारंटी होती है। ये गारंटी दर्शाती है कि ऋण देने वाली संस्था ये सुनिश्चित करती है कि देनदार की देनदारियों को पूरा किया जा रहा है, यानी यदि देनदार दायित्व निभाने में विफल रहता है तो बैंक इसे कवर करेगा। बता दें कि HDFC बैंक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक है। हमारा अगला सवाल है कि वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बीते दिनों भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण प्रारंभ किया गया। ये इस अभ्यास का 21वां चरण है। इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है, अतः ऑप्शन डी सही हो जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की बहुस्तरीय संरचना कार्यवाही के लिए इंटर ऑपरेटिबिलिटी और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत और नौकाएं हिस्सा ले रही हैं। इसमें स्वदेशी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जहाज INS चेन्नई, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तेग नौका,
समुद्र गश्ती विमान P-8I और डॉर्नियर इंटीग्रल हेलीकॉप्टर तथा MiG-29K लड़ाकू विमान शामिल हैं। बता दें कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यासों में गरुण, शक्ति, डेजर्ट नाइट आदि शामिल हैं। हमारा अगला सवाल है कि यूपीआई प्रणाली किस स्ट्रक्चर पर आधारित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए IMPS, ऑप्शन बी NEFT, ऑप्शन सी RTGS या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यूपीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे वर्ष 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने विभिन्न बैंकों के साथ मिलकर लॉन्च किया था। ये प्रणाली तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के स्ट्रक्चर पर कार्य करती है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसके द्वारा उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। ये प्रणाली कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा बैंकिंग, मर्चेंट भुगतान आदि की सुविधा प्रदान करती है। हमारा अगला सवाल है 7वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बीते दिनों 7वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इसकी थीम अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार रखी गई। गौरतलब है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई, जिसे हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया तथा हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। चलिए अब अंत में हमारे अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अभ्यास प्रश्न है कि NAQUIM कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वायु गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाना, ऑप्शन बी भूजल प्रबंधन या फिर ऑप्शन डी पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार। तो आप कमेंट बॉक्स में इस अभ्यास प्रश्न का जवाब देना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।